हे प्रणय, हे ख्याति, कैसे हो तुम? बस बढ़िया है। कैसे हैं बस आप? हम भी ठीक है। हम बैंगलोर में मौसम ठीक नहीं है, पर हम तो ठीक हम है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त बारिश। आज सुबह ऐसे धूप निकली, लगा कि वाह, सूरज के दर्शन हो गए, और उसके बाद फिर से मूसलाधार बारिश। तो बिल्कुल। बारिश में तो सबसे ज्यादा लोग परेशान है यहाँ ट्रैफिक से। और ट्रैफिक से हमको दूसरी जो अलाइड चीज है, जो कि मैं आज सोच रहा था हम डिस्कस करते हैं, वो है पार्किंग। तो बैंगलोर में सालों से हम पार्किंग डिस्कस करते रहते हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं पार्किंग के लिए चार्ज कैसे करना है, पार्किंग के लिए चार्ज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम एक डिस्कस कर सकते हैं चीज, वो इंटरेस्टिंग है कि बैंगलोर ने एक ऑटोमेटेड पार्किंग मीटर वाली चीज चालू की थी एमजी रोड पे। और उन्होंने काफी सारी इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, और उसके अलावा उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई भी। तो ये चीज पर आज डिस्कस कर सकते हैं, और इसका तो प्रणय रोज का भुगभोगी है, तो वो हमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकता है, सिर्फ पॉलिसी एंगल से नहीं बट कंज्यूमर एंगल से भी। क्या बोलते हो? अ, इसके लिए मुझे लगता है प्रणय ने ना पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया हुआ है हाँ। रिसर्च। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है मुझे तो आज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसको आप लोग एनेक्डेटा कह सकते हैं, मतलब हम्म। सिर्फ देखी सुनी बात है। ऐसा नहीं है हम्म। कि मैंने कुछ खास इसके ऊपर रिसर्च किया है, लेकिन खैर, हमारे एक दोस्त है निरंजन राजाध्यक्ष, वो हमेशा मुझे कहते रहते थे कि एक पब्लिक पॉलिसी करने का तरीका है, आप किसी सिर्फ एक जगह को ओवर टाइम ऑब्जर्व कीजिए, और उस हम्म। टाइम का अगर आपने फोटोज लिए हैं या कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है, जिसे हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, तो आपके पास कई इंसाइट्स जनरेट होंगे, क्योंकि भारत की शहर जो है वो बहुत जल्दी से बदलते हैं ना कुछ हम्म। होते रहता है। तो बैंगलोर जैसे शहर में तो बहुत कुछ होते रहता है, तो कई कहानियां बन सकती है। मैंने सोचा एक बार मैं ये भी ट्राई करूंगा। और ये जो पार्किंग वाला मुद्दा, सौरभ, जैसे आपने कहा, हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि क्यों पार्किंग चार्ज करनी चाहिए, कैसे फ्री स्पेस पार्किंग न चार्ज करना ऐसा है कि हमने जो सामाजिक संपत्ति है वो सबसे अमीर लोगों को दान में दे दिया है, उस तरीके की बिल्कुल। बात हो गई। तो नहीं। उसको अगर आपको रोकना है तो आपको ये संपत्ति को ढंग से चार्ज करना चाहिए, और बैंगलोर में वो हुआ एक इम्पोर्टेंट रोड पे। तो मैंने पिछले 2-3 सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको, और मैं फोटोज वगैरह ले रहा था। कोविड के वक्त तो नहीं ले पाया, लेकिन उस वक्त मैंने फिर गूगल अर्थ में जाके देखा कि क्या हो रहा था हाँ। उसमें। तो हाँ। तो ठीक है, आप कह सकते हैं मैं घुस गया था इस विषय में। तो उस बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो पहले पहले परिपेक्ष बताओ। पहला मतलब जो बैकग्राउंड एक है ये, तो कि भाई पहले पार्किंग चार्ज होती थी, एक बंदा खड़ा रहता था। आप वहां पार्क करो तो आपको एक वो रद्दी जैसा कुछ पेपर देगा, नीले पीले रंग का, और बोलेगा ये ले जाओ, और वो आप या फिर आपके वाइपर के नीचे खोंच देगा। उसके बाद में आपसे कुछ 10, 20, 50 रुपए जो भी है वो चार्ज करेगा। आप लड़ाई करोगे नहीं, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, और कभी कभी वो बोलेगा भाई पैसे दे दो मेरे को। अब वो पैसे कितने, बीबीएमपी के पास तो खैर नहीं जाते थे, क्योंकि ठेका लेना पड़ता है इन लोगों को। तो कोई जो लोग भी ठेका लेते हैं, और वो लोग फिर लोकल मैनेज करते हैं ये चीज। तो हम्म, उसके बाद लोग बड़े नाराज हो गए इन सब चीजों से, तो बीबीएमपी ने बोला पार्किंग फ्री। उसके बाद हम्म, ठीक है, हम्म। पार्किंग कुछ समय के लिए फ्री हो गई। अब वहां से कहानी शुरू करते हैं। फ्री हो गई और फिर से उसके बाद पेड करी। तो अब बताओ ये कैसे हुआ, क्यों उनको फ्री 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 जो थी वो ज्यादा महंगी पड़ रही थी? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा, पहले तो इसे हम कोजियन ट्रांसफर कहते हैं ना, लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट्स ठीक से आपने डिटरमिन किया है तो लोग खुद से ही एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स डिटरमिन तो नहीं थे, लेकिन लोगों को पता था कि यार मेन रोड, वैसे एमजी रोड, जहाँ जो लोग बैंगलोर से नहीं है, वो काफी इम्पोर्टेंट रोड है बैंगलोर में। कई शॉप, बार्स, पब्स वगैरह हैं, तो और कई सारे ऑफिसेज हैं। तो लोग अगर वहां पे पार्किंग करते हैं तो कई घंटों के लिए करते हैं। तो इसीलिए लोग ऐसे सुबह से आ जाते हैं, पार्क कर देते हैं, और फिर पूरे दिन तक कार पार्क रहती थी। तो जैसा कि आपने कहा, पहले इसमें अनऑफिशियल पार्किंग मार्शल्स आ गए, और वो लोग पैसे ले रहे थे और आपको मदद कर देंगे ऐसे एक गाड़ी घुसाने के लिए वगैरह, और उसके बदले में पैसे ले रहे थे। तो फिर आपको पता है, जब ऐसे होता है तो लोग फटाक से ट्विटर पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे करते हैं कि क्या है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद पुलिस ने बोला ठीक है, तो मैं बैन कर देंगे।
तो उन्होंने बैन कर दिया और फ्री पार्किंग का ऐसे बोर्ड लगा दिया और बोला सबको कि आप पार्क कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, अब फ्री पार्किंग है तो आप सोचो क्या होगा। बहुत लोग एकदम क्लोज पार्क करने लगे और फिर डबल पार्क करने लगे। और कई बार तो सौरभ और ख्याति जो मेन शोरूम्स है वहां पे, उन लोगों ने कुछ 3-4 लोगों को एम्प्लॉय करके ही रखा था, तो वो ऐसे कार में बैठ जाते थे, कस्टमर की कार में, और ऐसे डबल पार्क करके बैठे रहते थे, और जैसे ही किसी ने कार निकाली वो ये कार घुसा देंगे। तो आप सोचो डबल पार्किंग की वजह से वगैरह वगैरह, एक्चुअल रोड विड्थ जो था वो बहुत कम हो गया था। तो इस फ्री पार्किंग की वजह से कंजेशन और बढ़ गया, गाड़ियां जा ही नहीं पा रही थी, और ये डबल पार्किंग वगैरह झगड़े वगड़े ये सब होने लगे। तो ठीक है, ये हुआ। लोगों को पता था कि पार्किंग रिफॉर्म और पार्किंग को चार्ज करना है, इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हो पा रहा था। फिर आया कोविड-19 आया, और ऊपर से हम लोगों को पता है कि जीएसटी और की वजह से कैसे जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से कोविड-19 की वजह से रिफॉर्म की वजह से भी उन्हें टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ ना कुछ उन्हें करना था, और तब ये सॉल्यूशन उनके पास मौजूद था, तो उन्होंने इसे फाइल से धूल निकाली और इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया फाइनली, है ना। तो ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, और उसकी वजह से किस तरीके से हुआ ये जानना भी बहुत दिलचस्प है, और शायद जो लोग दूसरे शहरों में हैं वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे, उनके पास भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा। तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसने पहले क्या किया, ये एक सेंट्रल पार्किंग सर्विसेज नाम की किसी कंपनी को टेंडर दिया है शायद, ठीक है, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप 10 मेन रोड जो हैं उनके 10 सालों के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले लो, और उसके बदले में आपको 31 करोड़ पैसे देने हैं बीबीएमपी को, और आप ये पार्किंग सर्विसेज मैनेज करो इन रोड्स पे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे जिसकी वजह से करप्शन नहीं होगा। तो कैसे हुआ, पहले तो रोड साइड पार्किंग बहुत अच्छे से मार्क्ड है, हर पार्किंग एक नंबर्ड है, और एक सेंसर लगा हुआ है पार्किंग के नीचे, तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी वहां लाते हैं, सेंसर बता देता है कि आपकी गाड़ी वहां मौजूद है। फिर आप एक ऐप से सीधे सीधे पेमेंट कर सकते हो, आपको किसी इंसान से जूझने की भी जरूरत नहीं है, और उसमें भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे उन्होंने बोला कि आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करो, तो अगर आप यूपीआई से पे करते हो या क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो आपको 30 रुपए के बदले में 1 घंटा पार्किंग मिलती है, और अगर आप कैश में देते हो तो आपको 50 मिनट ही मिलती है उतने पैसे में। तो ये एक नज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसका कैशलेस। उन्होंने सहारा लिया, हाँ, तो हाँ। जिससे कि हाँ आप किसी इंसान से ना, और क्या जो लोगों को ये ऐप वैप नहीं है उनके लिए पेमेंट कियोस्क भी बनाए, तो आप जाके एक इंसान है वहां पे पार्किंग मार्शल, उसको पैसे भी दे सकते हो आप, लेकिन आप चाहे तो ये सब आप कॉन्टैक्टलेस किसी से बात किए बगैर भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब हाई टेक एनेबल्ड सॉल्यूशन था हमारे लिए, तो क्योंकि हम इसके आदी नहीं थे। तो ठीक है, ऐसा हुआ, और ये शुरुआत हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, हम लोग क्या अपेक्षा रखते हैं इससे, है ना, तो उस पे आ अपेक्षा जाते तो यही अपेक्षा तो यही है कि भाई मतलब एकदम पार्किंग, पहली बात तो पार्किंग मिलने लगी होगी, क्योंकि भाई अब पैसे लग रहे हैं तो धक्कम धुक्की खत्म, और दूसरा वो डबल पार्किंग वगैरह की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरा, अगर बीबीएमपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एटलीस्ट उनको पता चल रहा होगा कि सही में पैसे कितने बनते हैं इस चीज के, वरना उनको तो ठीक से डेटा ही नहीं आता ना। अगर ठीक है वो नहीं कमा नहीं भी रहे हैं, लेकिन आप जानना तो चाहते हैं ना कि चलो भाई इस टेंडर में तो जितने भी पैसे मिल गए, अगले में पता तो चले कि हमको कितनी मिनिमम बिड वगैरह रखनी चाहिए, ताकि तो कितनी कमाई हो रही है इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी आ गई होगी। बिल्कुल, हाँ, तो कुछ ऐसी चीजें हुई, लेकिन कुछ और गड़बड़ हो गई, तो उसके ऊपर मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो सबसे पहले तो सौरभ, जैसे आपने बोला, बिल्कुल किसी भी जो तंगी होती है किसी भी चीज की, और अगर उसकी हम सही कीमत दें तो उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है ना, तो वो चीज इसलिए हम बोलते हैं हमेशा
कि वो पानी की भी कीमत सही लगानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी कीमत लगानी चाहिए, हर संसाधन को इसी तरीके से प्राइस करना चाहिए। तो इसमें भी यही हुआ सौरभ, एकाएक वो जो रोड था वो एकदम साफ हो गया। आप अब किसी भी टाइम आके पार्क कर सकते हो वहां पे, क्योंकि कोई 30 रुपए देना नहीं चाहता, और 30 रुपए शायद उसकी सही कीमत भी है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण रोड है वो। तो उसकी वजह से क्या है कि पार्किंग अब आपको हर समय मिल जाएगी आपको, हाँ, कि कभी भी ये स्ट्रगल नहीं होगा, और डबल पार्किंग भी नहीं है, क्योंकि वो पार्किंग मार्शल जिन्हें पैसे कलेक्ट करने हैं वो अब डबल पार्किंग करने ही नहीं देते, तो वो वहां पे मौजूद रहता है। ये सब प्राइवेट पार्किंग मार्शल्स है ना, तो यूनिफॉर्म वगैरह रहता है उनका, उनके पास वो लॉक करने वाला एक यंत्र भी रहता है। तो ये सब की वजह से एमजी रोड पे पार्किंग करना बहुत आसान हो गया। तो ये तो मुझे लगा ठीक है, बढ़िया चीज है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ये रिफॉर्म के कुछ महीने गुजरते गए, इसमें और प्रॉब्लम आने लगी। तो मैंने सोचा हम लोग को वो भी डिस्कस करना चाहिए, शायद हमें इससे पता पड़े कि किस तरीके से अगर सरकारी काबिलियत कमजोर हो तो अच्छे रिफॉर्म भी शायद उतने बेनिफिशियल नहीं होते जितना होने चाहिए, है ना। तो इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जो आपका फेवरेट फ्रेज है? हाँ, क्या हुआ जो इंटेंडेड नहीं था? हाँ, तो सबसे पहले तो ये चीज है, अब अगर आप पार्किंग सॉल्यूशन एक रोड पे लगा रहे हो और उसके लगे हुए जो दूसरे रोड है उसके ऊपर आप एनफोर्स नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? तो वही हुआ सबसे पहले। तो एमजी रोड पे लोग नहीं पार्क करते, लेकिन किसी भी दूसरे गली खोपचे में जहां भी जगह हो, लोग जाके रोड वहां पे पार्किंग कर देते हैं। तो जिन लोगों को बैंगलोर पता है, एमजी रोड से लगा हुआ ही एक और अच्छा रोड है, चर्च स्ट्रीट, काफी मशहूर रोड है। तो उस पे बहुत ही सकरा सा रोड है, वो वन वे है। लेकिन अब क्या हो गया कि वहां पे लोग जबरदस्त पार्किंग करने लगे एक साइड में, तो उस रोड की विड्थ और भी कम हो गई है। और उससे लगा हुआ एक और रोड है, वहां पर भी लोग काफी सुबह सुबह आ जाते हैं, 8 बजे से ही पार्क कर देते हैं, जिससे कि मुझे पैसे न देना पड़े। और अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पहले काफी पुलिस पेट्रोलिंग तो रहती थी, तो ये जैसे डबल पार्क वगैरह भी होते थे, लेकिन पुलिस दिन में एक बार आ जाती थी, तो उस समय के लिए ठीक है डबल पार्किंग कम हो जाती थी। लेकिन अब, और ऐसा क्यों है ये, इसका मुझे अच्छा जवाब नहीं मालूम, लेकिन अब पुलिस वहां पर ज्यादा आती ही नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो वो पार्किंग मार्शल्स उस एरिया में देख रहे हैं। शायद ये कारण हो सकता है, मुझे ठीक से पता नहीं। लेकिन फिर भी अब जो दूसरे रोड है वहां पर नो पार्किंग के नीचे भी लोग पार्क कर देते हैं, और उन्हें मतलब बेधड़ल्ले से ऐसे इलीगल पार्किंग चल रही है, लेकिन उन्हें इसकी कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने अपेक्षा नहीं की थी ऐसा होगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप रिफॉर्म एक ही जगह पे करो और उसके अलावा आप ना सोचो, तो उस जगह की प्रॉब्लम बस स्पिल ओवर हो जाती है दूसरी जगह पे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरी एक और प्रॉब्लम हुई जो टेक, हमें लगता है कि टेक से कई चीजें सॉल्व हो जाती है, लेकिन कई बार वो भी चीज नहीं होती। तो जैसे इसमें यही बात हुई, एक तो ये जो स्मार्ट पार्किंग थी वो स्मार्ट ज्यादा देर तक रही नहीं। जैसे कि कई बार क्या हुआ कि वो सेंसर्स काम नहीं करते हैं। एक बार तो सौरभ और ख्याति मुझे 18,000 का बिल दिखाया उसने क्योंकि वो सेंसर काम ही नहीं कर रहा है। तो मैंने 1 घंटा पार्किंग की, उसके 18,000 रुपए दिखा रहा है वो। तो इस तरीके की चीजें। और फिर ये भी बहुत दिलचस्प बात है, रात को लोगों को पार्किंग करनी है वहां पे और उसके पैसे नहीं देने हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो पार्किंग सेंसर लिटरली वो ऑफ करके चले जाते हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी आओगे ना, तो वो पार्किंग सेंसर किसी को लिटरली ऑन करना पड़ता है। वो तो जो ऑन नहीं किया है, तो वो मतलब फिर वो वही प्रॉब्लम हो जाती है, कोई और आएगा बोलेगा तुमने पहले से पार्किंग की है, पैसे दो वगैरह, मतलब करप्शन या इलीगल। तो ये भी बड़ी दिलचस्प सी चीज है कि उनको लिटरली ऑन करना पड़ता है एक डब्बे में जाके। तो ठीक है, ऐसे ये चीजें हुई। दूसरा, और ये सौरभ और ख्याति मुझे पता नहीं क्यों हुआ, ये कई सेंसर्स अब काम नहीं करते, और
हमारा जो लॉजिक है उससे लगा होगा कि क्योंकि ये प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्टेड है तो उनका तो इंसेंटिव बनता है कि ये सेंसर्स ठीक से काम करे जिससे कि उन्हें और ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा है, कई सेंसर नहीं काम कर रहे हैं और फिर से जो पार्किंग मार्शल्स है वो कुछ मांडवली कर लेते हैं लोगों से और खुद से शायद पैसा ले लेता है वगैरह। लेकिन मैंने खुद कॉल भी किया है इन एजेंसी को कि आप पार्किंग सेंसर नहीं काम कर रहा है, कुछ करो, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं बारिश आई, बारिश की वजह से नहीं काम कर रहा है या कुछ। तो उन लोगों का भी इंसेंटिव नहीं बदला है, तो ये क्यों होगा, ये मेरे पास तो अच्छा जवाब नहीं है। आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या इस बारे में? मुझे आप ना जैसे अभी डिस्क्राइब कर रहे थे तो मुझे समहाउ, एंड आप बताइए कि आपको ये ठीक लग रहा है क्या, कि ऐसा लग रहा है कि दो मार्केट बन गई ना अभी, एक मार्केट जहाँ पे एक प्राइसिंग है और साइड में एक दूसरी मार्केट अवेलेबल है ना जहाँ वो फ्री में अवेलेबल है पार्किंग। तो ऑब्वियसली तो मार्केट कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा एक मार्केट से दूसरे एक मार्केट में, ऐसा ही हुआ है। तो एक तो ये एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। और जैसे आपने भी लिखा है कि ये टेक्नोलॉजी और ये सॉल्यूशन लगाने के बाद भी एनफोर्समेंट का तो काम रहता ही है। अगर आप वो एनफोर्समेंट पूरा ही बंद कर दोगे तो कैसे होगा, मतलब वो तो बेसिक है, वो फिर भी उनको करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो और नहीं वो एक टेक्नोलॉजी जो का तो पता नहीं। हाँ जो प्रणय का एक ये सवाल है कि भाई प्राइवेट पार्टी को क्यों इंसेंटिव नहीं हो रहा है अपने सिस्टम मेंटेन करने का, ये एक अच्छा सवाल है। मुझे इसको गैस ही कर सकते हैं प्रणय, अभी हमको मालूम तो नहीं है, मतलब काफी जगहों पे मैंने देखा है, अभी हम लोग भी नई टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो ये काफी सारी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं ये अभी बहुत पुख्ता नहीं है, मैच्योर नहीं है ना। तो ये ऐसी नहीं है कि ये कोई 8-10 साल पुरानी इंडस्ट्रियल ग्रेड है कि एकदम चलती रहेंगी, धूप बारिश पानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाया फायर एंड फॉरगेट टाइप, ऐसे तो नहीं है। ये नए नए सिस्टम है जो कि चलते हैं और फिर नहीं भी चलते हैं। तो कहीं कहीं पे मुझे एक तो लगता है कि लोग मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो नए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, ये अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है। तो अब बीबीएमपी ने तो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पर वो कंपनी ने खुद ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। हो सकता है ये कंपनी भी जो है वो खुद से नहीं बनाती हो, ये सिस्टम किसी और से खरीदती हो। कई बार ये स्टार्टअप्स बनाती हैं, वो बनाती हैं फिर गायब हो जाती हैं। तो आपने सिस्टम लगा लिए और उसके बाद में आपको उसको मेंटेन करने के लिए कोई मिल नहीं रहा। ये काफी नई टेक्नोलॉजीज के साथ प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट्स स्पेशली जब भी इन्वॉल्व होती है तो आई थिंक काफी केयरफुल उनको रहना चाहिए कि भाई सिस्टम सिर्फ खरीदना नहीं है, आपको उसको सालों साल मेंटेन भी करना है। तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं मार्केट में, उसकी रिपेयर करने के लिए आपके पास टेक्नीशियंस हैं या नहीं है, और ये जो सब रिपेयर मेंटेन सप्लाई चेन का जो कॉस्ट है ओवर द इयर्स, इसको आपने अपनी बजटिंग में और अपनी प्लानिंग में अकाउंट किया है कि नहीं। तो ये एक्सपीरियंस ही आता है। अभी सरकार भी नई कंज्यूमर है टेक्नोलॉजी की, तो उनको भी ये मालूम नहीं है कि ये सवाल कैसे पूछते हैं। हम प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करते हैं, वही लोग ये सब सवाल पूछते हैं क्योंकि वो लोग ये पहले कभी भुगत चुके हैं, उसके बाद ही पूछते हैं। ठीक है सब लोग पहले एक बार भुगतते हैं फिर पूछते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सब एक्सपीरियंस से हमको समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है। ये गलतियां करके ही सीखते हैं कि ठीक से कैसे यूज करनी। ठीक है, जैसे हमने मिलिट्री वगैरह के काफी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा है, मिलिट्री वाले तो बोलते हैं कि भाई तुम सप्लाई जो स्पेयर पार्ट्स भी अगले 10 साल के वो हमको खरीद के दे दो पहले से। क्या पता भाई 7-8 साल के बाद में ये कंपनी नहीं रही तो हम कहाँ से ढूंढेंगे स्पेयर पार्ट अपने सिस्टम के लिए। अच्छा, ठीक है, तो अगर आपको भरोसा नहीं है या फिर आप किसी बड़े प्लेयर के थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे जो कि ओनरशिप ले सके पूरी सप्लाई चेन की। पर ये पार्किंग मीटर में क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बहुत ज्यादा ये सेंसर वाले पार्किंग मीटर के बदले शायद पुरानी टेक्नोलॉजी के पार्किंग मीटर जो वेस्टर्न कंट्रीज में मतलब गांव वगैरह में भी होते हैं वहां पे, तो जहाँ पे इतनी ज्यादा शायद मेंटेनेंस नहीं हो पाती होगी, वहां पे भी कभी कभी खराब होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो शायद रिलायबल होंगे, बहुत ही बेसिक वाले होते हैं वो। हाँ वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही मेरे ख्याल से आज की डेट में सस्ते भी शायद होने चाहिए, लेकिन यही है कि हिंदुस्तान में उनकी सप्लाई चेन शायद नहीं है ना ख्याति। आपके पास लोकल प्रोवाइडर्स, रीसेलर, उनको मेंटेन डिप्लॉय करने का इकोसिस्टम भी चाहिए ना। तो और एक भी सोच होती है ना कि
जब हम आज बना रहे हैं तो हम फिर लेटेस्ट क्यों ना लगाएं, ये भी एक क्वेश्चन हम्म, होता है ना किसी का भी, बिल्कुल। कि भाई मैं 100 साल पुराना क्यों लगाऊं, ये अभी का हाँ बना रहा हूँ हाँ, तो मैं अभी की चीज लगाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। और मेरे ख्याल से ये सस्ते भी होंगे शायद उनसे, ऐसा नहीं है कि वो पुराने हैं तो सस्ते होते हैं। ठीक है, वो हाँ वेस्टर्न कंट्री ये वाले थोड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न एंड चीप होते हैं। वो बात भी लेकिन है, हो यही है सकता है। कि मैच्योर होने में किसी भी टेक्नोलॉजी को समय लगेगा। तो और दूसरा एक और चीज मैंने देखी है प्रणय, विदेशों में अक्सर सिंपल पार्किंग मीटर होते हैं, सेंसर वेंसर नहीं होते, और लोकल वार्डन टाइप होते हैं, ट्रैफिक वार्डन, पार्किंग वार्डन टाइप, जो कि सिर्फ टिकट देने का काम करते हैं पार्किंग, नो पार्किंग एरिया में, और कुछ नहीं करते। ठीक है, यूजली रिटायर्ड लोग जिनको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं और वो लोग ये काम करते हैं, जा जाके पार्किंग टिकट लगाते हैं। तो ये हिंदुस्तान में भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मतलब हर जगह पुलिस को, जैसे तुमने बोला चर्च स्ट्रीट में पुलिस नहीं आती है वगैरह, हिंदुस्तान में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये बहुत अच्छा पार्शियल एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका है, क्योंकि पार्किंग तो एक तरह से रेवेन्यू जनरेटिंग चीज है। पर आप अपने फुल टाइम कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वगैरह को पार्किंग वगैरह के काम के लिए थोड़ी यूज करना चाहते हो। ठीक है, वो लोग एक्सपेंसिव भी हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा है, इतने हाईली ट्रेन्ड लोग हैं। अरे भाई, पार्किंग में देखना है कितनी देर लगाया और जाकर के एक टिकट देनी है भाई, तो मतलब ये तो कोई, आई मीन, इसके लिए आपको क्यों सोफिस्टिकेटेड वो चाहिए? पार्किंग टिकट दी और काम खत्म किया। हाँ, तो सौरभ वो एक तरीके से हो रहा है ना, अभी आपने जैसे देखा होगा दूसरे शहरों में भी होगा, बैंगलोर में तो होता है वो, एक ट्रक आ जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्टेड है, उसमें कभी कभी पुलिस होता है, लेकिन कभी कभी वो लोग ऐसे उठा के गाड़ी ले जाते हैं वगैरह, या उसे लॉक कर देते हैं, तो वो शायद सरकारें ऑलरेडी कर रही है। पर तुम्हारे एरिया में नहीं कर रहे हैं तो तुम दुखी हो, पर हाँ, पर कर रहे हैं। हाँ, पहले कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, तो पता नहीं पर क्यों, ये, क्या ऐसा कारण है। हाँ, पर ये घरों के बाहर पार्किंग करना या स्ट्रीट पे पार्किंग करना, जैसे उन्होंने बताया कि एमजी रोड पे रात को पार्किंग करना ना, ये बहुत ही, ये हर सिटी में है, ये कोई सिर्फ बैंगलोर का प्रॉब्लम नहीं है। गुड़गांव में भी मैं जब थी तो वहाँ पे हमको भी यही प्रॉब्लम होती थी। तो आई थिंक उसका शायद एक अंडरलाइंग प्रोबेबली बड़ा रीज़न ये है कि जब हमारे यहाँ पे हाउसिंग जो उसकी प्लानिंग वगैरह होती है, तो शायद इनफ पार्किंग के लिए ऑलरेडी वो स्पेस प्लान आउट नहीं हो पाती है, या ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए जितनी स्पेसेस उनको ऑलरेडी असाइन करनी चाहिए वो शायद नहीं करते हैं, इसलिए फिर उसका स्पिल ओवर आ जाता है बाहर। हाँ, पर ठीक है, स्पिल ओवर आने में कोई नुकसान नहीं है, ख्याति, मतलब मेन पॉइंट लेकिन ये है कि भाई आप यूज कर रहे हैं अगर सामाजिक संपत्ति, तो उसका पैसे दीजिए, फ्री में मत कीजिए ना। लोग हाँ ऐसे बिहेव करते हैं कि सड़क के घर के बाहर जो सड़क है वो उन्हीं की है ना, हाँ उस पर तो उनका हक है। खासकर दिल्ली में हाँ तो बिल्कुल लोग ऐसे ही समझते हैं कि उनका हक है, तो सड़क के बाहर जो होती है लैंड वो उन्हीं की है, और उस पर वो कुछ भी कर सकते हैं। पर वो अलग भाई, उस सड़क पे पूरे समाज का हक है, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा, खत्म बात, दैट्स ऑल। और वो ये प्रिंसिपल आई थिंक सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। फ्री में क्यों, आपको समाज से कुछ भी फ्री में क्यों मिले, और वो भी अगर आप एक कार ओनर हैं जो कि एक अमीर आदमी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ आपसे इस बात पे। तो उस मुद्दे पर आते हैं कि क्यों कि इसको अगर बेटर डिजाइन करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो एक तो जैसे सौरभ आप पहले बोल रहे थे, शायद ये जो पैसा मिल रहा है कंपनी को वो इतना बड़ा है ही नहीं कि वो इतना एफर्ट डाले, या दूसरा कारण जो आपने बोला, शायद एक्चुअली डिफिकल्टी है सेंसर्स वगैरह ठीक से चलाने में, और उन्होंने मेंटेनेंस कॉस्ट को ढंग से मापा नहीं होगा। तीसरा ये हो सकता है कि जैसे अभी उन्होंने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 10 रोड पे सीधा 10 साल तक के लिए एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो इसमें क्या हम कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से शायद 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, जो कंपनी बेहतर कर रही हो उसे और 100 रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिले वगैरह, तो उस वजह से शायद उन्हें कोई इंसेंटिव हो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने का। हाँ बिल्कुल, डिजाइन तो मेरे को लगता है खासकर जब भी आप नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो बहुत लंबा समय नहीं देना चाहिए। पर अब इसमें फिर एक उल्टी चीज भी होती है ना प्रणय, कोई कंपनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी अगर उसका पैसा वापस वसूलने का समय बहुत कम है? तो ये तो भी एक इसलिए प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं सोच रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सिर्फ इंस्टॉलेशन का होगा,
उस सिस्टम का, जो कि हाँ बीबीएमपी डिसाइड कर सकती है कौन सा है, और जो मेंटेनेंस है, रनिंग है, पैसा कलेक्शन है, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक होने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि बीएमपी को अपने जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना है ना। वो कहेगा ये सब तुम ही करो इन्वेस्टमेंट, हम्म और हम्म उसके बाद में तुम ही उसको रिकूप करो अपनी कमाई से। हाँ तो हाँ, अब मान लो कंट्रोल अगर बहुत आप सारा। इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपको इतने साल भी चाहिए ना अपना पैसा रिकूप करने के लिए। तो तो यहाँ थोड़ी सिस्टम डिजाइन की प्रॉब्लम है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी सिलेक्शन बीबीएमपी को करना चाहिए, और और वहां पर जो रनिंग की मेंटेनेंस है वो आप बार बार चेंज करते रहो लोग, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी सिलेक्शन अलग अलग लोग करेंगे तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपके पास में ये सेंसर और पार्किंग मीटर पूरे बैंगलोर में 5 तरीके के भी हैं तो क्या फायदा, एक ही तरीके के होने चाहिए ना। तो आप शुरू में पायलट करने चाहिए 5 तरीके के, फिर देखना चाहिए इसमें कौन सा अच्छा है, और फिर एक को पूरे बैंगलोर में लगाना चाहिए। तो ठीक तरीका तो ये है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन का, क्योंकि सिर्फ आप लैब में देख के, डेमो देख के नहीं कह सकते कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी चलेगी, और कोई चीज जो लंदन में चलती है वो बैंगलोर में नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमको बैंगलोर में ही चला के देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या अच्छा चलता है। और ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है कि भाई जो टेक्नोलॉजी मैच्योरेशन और सिलेक्शन का जो पैसा है वो कौन बियर करे। तो आइडियली ये तो बीबीएमपी को ही बियर करना पड़ेगा और करना चाहिए, पर उनके पास पैसे नहीं है ये करने के, ना शायद काबिलियत है कि भाई आप कैसे टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसमें आई मीन प्राइवेट पार्टीज के साथ में बीबीएमपी को मिलकर लेकिन ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि भाई लेकिन ये सब तुम करो ना, शायद 4 तरीके के मीटर लगाओ, देखो कौन से मीटर में ब्रेकडाउन कम होता है, ज्यादा होता है, किस तरह से उनकी यूटिलाइजेशन है। तो कोई 50 सड़कें करते हैं, 10-10 सड़कों पे अलग अलग टाइप के लगाओ, 3 साल बाद मॉनिटर करते हैं, फिर जो अच्छा चलेगा उसको हम पूरे शहर में तुमको 500 सड़कें दे देंगे। इस तरीके का कुछ रोड मैप होना चाहिए, है ना। तो ये इस तरह से करें तो ये बनेगी चीज। पर ये प्लानिंग करना और प्राइवेट पार्टी के साथ में गवर्नमेंट को मिलके करना, यहाँ पे है प्रॉब्लम। ठीक है, कि कहीं पे मैं देख रहा था एक स्टेट कैपेसिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना प्रणय, कि क्या सरकार को प्राइवेट पार्टी के साथ मिलके काम करना भी आता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वो जो कोलैबोरेटिव कैपेसिटी है वो भी हमारी बहुत वीक है कि भैया अब, क्योंकि हमेशा एक दूसरे को या तो शक की निगाह से देखते हैं, या देखते मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, या तो एक क्लाइंट का वो रहता है, कोलैबोरेशन चाहिए कई बार, और ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कोलैबोरेशन कैपेसिटी बहुत वीक है। और ये आई डोंट नो किसके पेपर में भी मैंने एक बार देखा था, ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज का ये एक निशानी है कि ये कोलैबोरेशन कैपेबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत वीक रहती है, और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ये बहुत विकसित कैपेसिटी है सरकार की टू कोलैबोरेट विद द प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल नहीं। और हमने जो एपिसोड किया था अजय शाह के साथ, उन्होंने भी ये बात कही थी कि किस तरीके से प्रोक्योरमेंट ठीक से करना सरकारी काबिलियत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो कि अभी हम लोग ठीक से मास्टर नहीं कर पाए। हाँ, तो शायद आप डायरेक्टली नहीं भी कर रहे हैं, बट आपको प्राइवेट सेक्टर को गाइड करना है कि कैसे करें। और ये सब टाइप की लॉन्ग टर्म थिंकिंग 10 साल ये प्राइवेट सेक्टर में कम होगी। इनफैक्ट सरकार को डेवलप करनी है ये कैपेसिटी, क्योंकि कोई भी नई स्टार्टअप आए तो उनको बोलना चाहिए ठीक है आओ हम तुमको बताएंगे कैसे सोचना है इसके बारे में। तो इस तरीके की काबिलियत चाहिए, पर अभी तो ऐसा नहीं होता है। सरकार ही जो है प्राइवेट पार्टी से एक्सपेक्ट करती है कि तुम हमें सिखाओ। एक्चुअली लोकल म्यूनिसिपैलिटी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है ना ट्रैफिक को मैनेज करने का, एक तरीके से देखा जाए तो। और उनके पास ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, भी है कि भाई 10 साल पहले ये ट्राई किया था, नहीं चला था, ये दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ये मौसम में ये प्रॉब्लम होती है, भाई हमारे यहाँ से बारिश नहीं आती है, कीचड़ भी आएगा, व्हाटएवर, राइट। तो ये सब तो उन्हीं को मालूम है ना कि क्या क्या होने वाला है सड़क पे। ठीक है, कि भाई चोर उचक्के आएंगे, कुत्ते आएंगे, हमारे यहाँ पे और भी दिक्कतें हैं ना। हाँ बिल्कुल। बस तो यही थी मेरी कहानी। मैंने सोचा हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, क्या पता और दर्शकों और श्रोताओं के पास ऐसे उदाहरण होंगे जिससे कि ये कई जो हमने छोटे मोटे लेसन्स जो सीखे उनसे हम अच्छी पॉलिसीज बना पाएंगे आगे जाके।
तो ये हमारे दर्शकों से मैं बोल दूं, ये बेसिकली हमारे दर्द बांटने वाला एपिसोड था। तो आप भी अपना दर्द हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके पास में अगर पार्किंग के दर्द से रिलेटेड कोई कहानी है, कोई सजेशन है, तो हमसे साझा कीजिए, बताइए हमको। उससे हमारा सबका नहीं, लेकिन प्रणय का दर्द जरूर थोड़ा कम होगा, तो प्लीज। नहीं, सभी का थोड़ा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। Hi, hello everyone. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton explains why it is important to have opinions and why opinions attached with facts make an impact. On The Life Manifesto, Zarina explains what are manifestation blocks and how they create hurdles in your manifestation path. On Polyabazi, Pranay, Khyati and Saurabh discuss India's first public library movement and question if libraries are relevant in the country. On Smarter with Sid, Siddharth explains tall poppy syndrome and shares some tips to overcome it. And on The Longest Constitution, Priya looks at how courts interpreted Article 21, which assures a citizen's right to life or personal liberty. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcasts.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Kotak Privy League Program and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible.